आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए, इट्स अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इज समथिंग रिलेटेड टू वो पॉइंट जहां पर जाकर के नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर आप पहुंचते हो। यानी कि जस्ट आपने उतना कॉस्ट कवर कर लिया कि आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट्स। यहीं पर कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में। कॉस्ट कितनी है? दो तरह की कॉस्ट है। एक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे सैलरी जानी है, रेंट पे करना है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। दूसरी जो कॉस्ट होती है डेट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, डेट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। और जब हम इन दोनों कॉस्ट को कवर कर लेंगे, that will be what? That will be your break even point, यानी कि no profit no loss situation, no profit no loss situation। so basically हम वो मिनिमम आउटपुट को डिटरमाइन करना चाहते हैं कि लेट से अगर मैं कहूं कि मैं 150 यूनिट्स को जब सेल कर दूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर पहुंच जाऊंगा, और उसके ऊपर फिर आई विल स्टार्ट अर्निंग द प्रॉफिट। सो एक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि सेम रहती है इररिस्पेक्टिवली कि आपका प्रोडक्शन लेवल कितना है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया। और दूसरी कॉस्ट है जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है आपकी कॉस्ट बढ़ती है, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी, दैट्स बेसिकली योर वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। एंड फर्दर आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी रहेगी? व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? that will offset toward the fixed cost, that is your selling price। जो आपका सेलिंग प्राइस है वो माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लो आपने प्रोडक्ट को सेल किया है इन 10 रुपीज, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए की। सो ₹7 विल बी ऑफसेटिंग टुवर्ड द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। और आपके अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, लेट्स से इट इज 5000, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 5000 है। सो 5000 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स वी कैन से। आपको कम से कम 715 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। कितने? 715 यूनिट, सो डेट यू कैन रीच योर ब्रेक इवन पॉइंट इन दिस सिनेरियो, इस एग्जांपल के हिसाब से। क्लियर हुआ फंडा? तो ये कंट्रीब्यूशन जो होती है डेट इज बेसिकली सेलिंग प्राइस, जो आपका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, वो माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर दिया, यू गॉट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो मर्जी इसको बोल दो, दैट्स बेसिकली इज द अमाउंट दैट्स गोइंग टू ऑफसेट टुवर्ड द फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ आपको ऑफसेट करेगा। सो दिस इज बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स किसके इक्वल होगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं rather than describing the example here, let me write the formula। so फॉर्मूला बहुत इजी है। BEP could be in units that you can be getting, it could be also in the amount, like हम ब्रेक इवन पॉइंट को अमाउंट वाइज भी कह सकते हैं कि इतनी सेल्स की वैल्यू हम कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, या यूनिट्स वाइज भी बता सकते हैं। तो यूनिट्स वाइज का फॉर्मूला क्या है? दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट को ऑफसेट करना है किसके साथ? कंट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है। सो दिस इज योर यूनिट्स वाला फॉर्मूला। एंड अगर हमने सेल्स वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना है,
एक जो फॉर्मूला हम और यूज कर सकते हैं फॉर द बीईपी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द पीवी रेशियो. पीवी रेशियो, नाउ पीवी इज बेसिकली व्हाट? पीवी रेशियो का आंसर होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द सेल्स मल्टीप्लाई 100, दैट इज योर पीवी रेशियो. ये आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, राइट? तो ब्रेक इवन पॉइंट का बेसिक मतलब यही है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स को कितने अमाउंट तक ले जाएं कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक हम रीच आउट कर लें. एंड टोटल कॉस्ट में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होती है. एंड फॉर्मूला इज वेरी मच सिंपल. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? लाइक पैकिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल्स हैं, और कोई चीजें भी हो सकती हैं. फिक्स कॉस्ट में रेंटल, वेज एंड सैलरीज, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, दीज आर योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. और सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो कुछ एक हद तक सेम रहते हैं, उसके बाद अगर प्रोडक्शन लेवल ज्यादा इंक्रीज होता है फिर इंक्रीज होते हैं, फिर वो इंक्रीज होते हैं. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द यूनिट्स वाइज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. दैट वाज रिलेटेड टू यूनिट्स, बीईपी यूनिट्स. That was related to fixed cost divided by the contribution margin. एंड अगर इसी को आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल बी गेटिंग द बीईपी सेल्स. यू विल बी गेटिंग द बीईपी सेल्स. क्लियर है? एंड एक टर्म इसमें यूज होती है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज लाइक, जैसे मान लो कि आपका सेल्स अमाउंट की बात करें, your BEP sales, let's assume those are 3 लाख रुपीस, कि आप 3 लाख की सेल्स करते हो तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर रीच आउट कर लोगे. दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? अब इसके ऊपर जितनी भी आप सेल्स करते हो, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर प्रॉफिट. एंड ये जो एरिया आ रहा है ना नीचे ग्राफ के, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी कि अगर इतना आपको नुकसान हो भी जाता है, इतनी अगर आपको लॉस हो भी जाता है, तो भी आपकी कॉस्ट अगर इतनी बढ़ भी जाती है, तो भी आप लॉस मेकिंग नहीं रहोगे, बिकॉज बिलो दिस, दिस इज लॉस मेकिंग, एंड अबव दिस, दिस इज प्रॉफिट मेकिंग. अबव दिस, दिस इज प्रॉफिट मेकिंग. ओके, सो दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है कि हमारी कितनी सेल एक्सीड कर रही है ब्रेक इवन सेल से. So margin of sales is equal to actual sales minus the BEP sales. Minus the BEP sales. तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो बिजनेस रिस्क आपका कम होगा. Then the business risk will be the lower one. It will be the lower one. Okay, clear है point? Now let's have a look at the different points. First one, it's related to the comparative analysis of the financial statements. Again, from the question point of view and the concept point of view, this is very much important. This is very much important. What if अगर आपके पास सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो सेल्स इंक्रीज होना इज अ फेवरेबल ट्रेंड. अगर सेल्स इंक्रीज होती हैं, डेट्स अ गुड थिंग. सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, राइट? तो यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो इंक्रीज करेगी. इट्स अ क्वालिटेटिव मेजर आल्सो. एंड फर्दर, लेकिन ये चीज हो कि आपके इन्फ्लेशन के बतौर सेल्स ना इंक्रीज हो. ये ना हो कि पहले जो चीज आप 100 रुपीज की बेच रहे थे, वो चीज अब आप 150 की बेच रहे हो ड्यू टू इन्फ्लेशन और द कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आपकी सेल बढ़ी है. ठीक है, ये चीज ना हो, उसका बेनिफिट नहीं है. बट अदरवाइज अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो दैट्स अ फेवरेबल ट्रेंड. एंड अगर सेल्स आपकी डिक्रीज होती है, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ फेवरेबल ट्रेंड. बट जो सेल्स आपकी डिक्रीज हो रही है, डेट मे बी ऑन द अकाउंट ऑफ अंडर ट्रेडिंग. आप अंडर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये भी चीज हो सकती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है. फर्दर, इंक्रीज इन प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस अ फेवरेबल ट्रेंड इज देयर डेफिनेटली. प्रॉफिट्स का इंक्रीज होना इज अ गुड थिंग, राइट?
लेकिन वी शुड बी नोइंग कि जो पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको आपको सर्टेन करना चाहिए कि कितना पोर्शन आप रिटेन कर रहे हो, सो दैट यू कैन बी इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट फॉर द एक्सपेंशन पर्पसेस। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो रीजंस को पता करवाना जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अ फेवरेबल ट्रेंड। डेटर्स इंक्रीज अगर आपके होते हैं, अगर आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके या तो सेल्स इंक्रीज हुई है उसके साथ डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी सेल्स मैनेजमेंट जो है वो बेटर नहीं है, आपके लोन जो है, आपके जो डेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन रहे हो, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन रहे हो। सो दोनों तरफ चीज है। एक चीज तो ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है प्रोपोर्शनेटली एंड उसकी वजह से आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके जो डेट्स थे पुराने वो वापस नहीं आ रहा है पैसा, तो अल्टीमेटली डेटर्स का अमाउंट एक्यूमुलेट होता जा रहा है एंड आपके जो अब डेट्स हैं दोज कैन बी टर्निंग इनटू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये चीज, दोनों चीजें हो सकती हैं। बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी देयर, both of the things can be there, right? And further it's about the decrease in debtors। अब decrease in debtors है वो सही चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि आपके debtors अब कम है, लेकिन सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए या सेल्स आपकी सेम रहनी चाहिए। तब अगर डेटर कम होते हैं तो बेटर है, अगर सेल्स कम हो गई है फिर डेटर कम हो गया फिर क्या बेनिफिट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देन इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बेसिकली इंडिकेट कि आपकी जो टर्म्स हैं, जो आपकी रेपुटेशन है मार्केट में वो अच्छी है, तभी तो लोग आपको पैसा उधार पर दे रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि आपने बिजनेस इंक्रीज नहीं करा लेकिन आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आप क्रेडिटर्स को पैसे वापस नहीं कर रहे हो, आप ऑब्लिगेशंस अपनी रीपे नहीं कर रहे हो, ये चीज ना रहे। एंड फर्दर इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल फंड्स ऐड किए गए हैं, आपने कंपनी में नए पैसा लेके आए हो, दैट्स अ फेवरेबल थिंग। फेवरेबल थिंग तो अल्टीमेट यूटिलाइजेशन तो आपको असर्टन करनी है ना, कहां पर पैसा लगाना है, क्या प्लानिंग है आपकी, राइट? एंड साथ के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल में इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की वजह से ना हो। ये ना हो कि आप रिजर्व्स को कैपिटल में ऐड कर रहे हो उसकी वजह से आपको फंड जो है, कैपिटल जो है इंक्रीज हो रही है, दैट शुड नॉट बी देयर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फर्दर इट्स अबाउट द इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, लाइक फिक्स्ड एसेट्स, आप मशीनरी जो है आपका वो आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डेट्स अ गुड पॉइंट, एक्सपेंशन पर्पस कर रहे हो, तो अगर डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट्स है तो डेट्स अ फेवरेबल पॉइंट। एंड लेकिन आपको ये चीज इंश्योर करनी होती है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है डेट शुड बी फेवरेबल एंड फर्दर डाइवर्जन ऑफ फंड्स शुड नॉट बी देयर, फंड्स का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। फर्दर डिक्रीज इन प्रोविजंस, decrease in provisions, we should be ensuring that the taxation and others liabilities are met out। तो अगर आपके प्रोविजंस कम हो रही हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज प्रोविजंस हम क्यों निकालते हैं, जो हमारे आगे आने वाले खर्चे हैं उनको निपटाने के लिए हम प्रोविजंस निकालते हैं, उनको निपटाने के लिए हम प्रोविजंस निकालते हैं, राइट? एंड वी शुड बी टेकिंग केयर कि जो भी प्रोविजंस हम निकाल रहे हैं, जो भी प्रोविजंस हम निकाल रहे हैं दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ, ताकि जो भी हमने टैक्स पे करना है या अदर लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है उनको हम मीट अप कर पाए, वी शुड बी एबल टू मीट देम अप। फर्दर इट्स अबाउट टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कब होती है, लाइक जब आपके पास स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो बेसिकली स्पेक्युलेटिव पर्पस से या तो हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है। सो वी शुड बी टेकिंग केयर कि आपने इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज किया हो। डेप्रिसिएशन, वी शुड बी ensuring that the depreciation is charged properly, and this is as per the accounting standard 10, right? And further it's about the reduction in term loan, so definitely it's a favorable situation कि रीपेइंग कैपेसिटी आपकी अब बढ़ गई है, तभी आपने अपने लोन्स को रीपे किया होगा, राइट? बट वी शुड आल्सो बी इंश्योरिंग कि वर्किंग कैपिटल फंड्स में से पैसा हमने अपना जो रीपेमेंट है वो वर्किंग कैपिटल फंड से ना करी हो। सो साथ के साथ इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्लियर, राइट? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन from the link iibf24/app,
एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT. So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.